हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2023 टू 24। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एडोलसेंस प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा टीम कोहीजन एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम देखेंगे अटेंशन, रेजिलियंस, मेंटल टफनेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले बात आती है कि साइकोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों जो साइकोलॉजी है वो कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का। सबसे पहला वर्ड है साइकी और दूसरा वर्ड है लोगास। साइकी का मतलब होता है दोस्तों सोल और लोगास का मतलब होता है दोस्तों साइंस। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है उसका मतलब होता है साइंस ऑफ सोल। और दोस्तों आप इसके अलावा ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है माइंड एंड बिहेवियर की। तो आई होप आपको साइकोलॉजी का मीनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पर्सन एंड देयर बिहेवियर इन स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। मतलब दोस्तों जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है वो एक साइंटिफिक स्टडी होती है किसी भी पर्सन की और उसके बिहेवियर की, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब दोस्तों अगर कोई प्लेयर है जो कि किसी भी स्पोर्ट्स में इंडल्ज है और दोस्तों वो उस स्पोर्ट्स में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, टफ सिचुएशन में दोस्तों वो कैसे प्रेजेंट करता है और विक्ट्री के सिचुएशन में वो कैसे प्रेजेंट करता है अपने आप को, और उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों ये हम बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। लेकिन कौन से कॉन्टेक्स्ट में? स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। और उसमें दोस्तों हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखते हैं उस पर्सन के नॉलेज की। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो सबसे पहला है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो दोस्तों जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी प्लेयर का, और उसकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने के लिए बाय साइंटिफिक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सेकंड पॉइंट है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो हेल्प करता है किसी भी प्लेयर के बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करने के लिए। कैसे? कि वो टफ सिचुएशंस में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है, विक्ट्री के सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है किसी भी प्लेयर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये सारी चीजें वो कब अंडरस्टैंड करती है? तो वो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करती है कॉम्पिटिशन के ड्यूरिंग, कंपटीशन जब चल रहा होता है उस समय पर। तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है प्लेयर्स को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। मतलब जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर टफ सिचुएशंस आ गई तो वो एंगर को शो ना करें, वो उस समय पर भी काम रहें। तो ये सारी चीजों में भी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो प्लेयर्स की हेल्प करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है प्लेयर्स को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है प्लेयर्स को वेरियस मोटर स्किल्स को सीखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों जो कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है वो दोस्तों हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग फेजेस पर होता है। जैसे कि दोस्तों इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। तो चलिए दोस्तों हम इन सब को एक बार डिटेल में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला एज ग्रुप है हमारा इन्फेंसी। तो इन्फेंसी के अंदर जनरली 0 से 2 साल के बच्चे आते हैं। इस एज ग्रुप में दोस्तों हमें उन चिल्ड्रंस को थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए इनकरेज करना चाहिए। इस एज ग्रुप के बच्चों को हमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि मोबाइल, टेलीविज़न इन सब से दूर रखना चाहिए। इस एज ग्रुप के बच्चों को दोस्तों हमें इंगेज रखना चाहिए टॉयज़ में, पजल्स, गेम में। और दोस्तों इस एज ग्रुप के बच्चों को हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ब्राइट लाइट ना आए और ज़्यादा वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन भी ना हो। और दोस्तों इस एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं हमें दोस्तों उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो धीरे धीरे करके खुद से चलना स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारा जो एज ग्रुप है वो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। इसके अंदर जनरली 3 से 7 साल के बच्चे आते हैं। इस एज ग्रुप में हमें उन बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और गेम्स में इंगेज रखना चाहिए। इस एज ग्रुप में दोस्तों हम अलाउ कर सकते हैं उनको टेलीविजन्स देखने के लिए, लेकिन ओनली क्वालिटी प्रोग्राम्स ही वो देखें। इस एज ग्रुप में दोस्तों हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उनकी कॉम्पिटिटिव माइंड्स को हम डेवलप कर पाएँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कि किकिंग, कैचिंग, जंपिंग। और दोस्तों हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करें।
और दोस्तों हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके देना चाहिए जहाँ पर वो मेंटल एक्टिविटीज़ पे भी फोकस कर सकें। नेक्स्ट एज ग्रुप है दोस्तों हमारा लेटर चाइल्डहुड। इस एज ग्रुप में जनरली 8 से 12 साल के बच्चे आते हैं। तो दोस्तों इस एज ग्रुप में हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए उनके लिए, उनको बताना चाहिए कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को बेसिक रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स भी बताने चाहिए, जैसे कि फेयर प्ले, सिंपल स्ट्रेटजीज, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जिससे वो स्ट्रांग बने, फ्लेक्सिबल बने। और साथ ही साथ दोस्तों हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो दोस्तों अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को भी सीख पाएं। नेक्स्ट एज ग्रुप है दोस्तों हमारा एडोलसेंस। इसके अंदर जनरली 13 से 19 साल के बच्चे आते हैं। तो दोस्तों इस एज ग्रुप में हमें दोस्तों एनकरेज करना चाहिए उन्हें कि वो रनिंग, स्विमिंग, इन सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जिससे उनका स्टैमिना बिल्डिंग हो। और दोस्तों इस एज ग्रुप के बच्चों को हफ्ते में 3 बार मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए। और दोस्तों इस एज ग्रुप के बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसकी इंटेंसिटी को मॉडरेट टू विजोरस रखना चाहिए। और दोस्तों इस एज ग्रुप के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में इंडल्ज रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडल्टहुड। इस एज ग्रुप के अंदर जनरली 19 ईयर्स से अबव के जो पर्सन्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों इस एज ग्रुप के अंदर एडल्ट्स को हमेशा एक्टिव रहने का ट्राई करना चाहिए। उन्हें दोस्तों अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे कि बाइक राइडिंग, डांसिंग, स्विमिंग। और दोस्तों इस एज ग्रुप में इंडिविजुअल्स को, पर्सन्स को मस्कुलर स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ, इसको दोस्तों डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। इस एज ग्रुप के बच्चों को दोस्तों वेट लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यही सब दोस्तों कुछ गाइडलाइंस थी जो कि WHO के द्वारा अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए दी गई है, रिकमेंड की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एडोलसेंस प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, मतलब जो एडोलसेंस है उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो एडोलसेंस वर्ड है वो आया हुआ है लैटिन वर्ड एडोलसिकर से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। मतलब कोई भी पर्सन अगर मैच्योरिटी लेवल तक ग्रो हो जाता है तो उसे हम एडोलसेंस कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि एडोलसेंस का डेफिनेशन क्या होगा। तो एडोलसेंस का डेफिनेशन ये होगा कि जो एडोलसेंस है वो पीरियड है जिसमें कोई भी पर्सन ग्रो करके चाइल्डहुड से मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच पाता है। और दोस्तों हम कौन कौन सी एज के पर्सन को कह सकते हैं कि ये एडोलसेंस है। तो जो भी पर्सन दोस्तों 13 ईयर्स से 19 ईयर्स की एज में होंगे वो सारे पर्सन एडोलसेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब एडोलसेंस की कैटेगरी में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम है एग्रेसिव बिहेवियर। तो दोस्तों एडोलसेंस की एज में जितने भी पर्सन होते हैं उनका जो नेचर होता है दोस्तों काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है। ये लोग दोस्तों काफी जल्दी वायलेंट हो जाते हैं और दोस्तों बहुत ही जल्दी ये जो एडोलसेंस कैटेगरी में जो पर्सन आते हैं वो काफी ज्यादा दोस्तों चिड़चिड़े हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस एंड हाइड मिस्टेक। तो दोस्तों इस एज की कैटेगरी में जितने भी पर्सन आते हैं, मतलब जो एडोलसेंस होते हैं, वो दोस्तों काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और वो अपनी मिस्टेक्स को हर हमेशा छुपाते हैं और ये हमेशा दूसरों को पागल बनाने का ट्राई करते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स गिव इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों जो एडोलसेंस कैटेगरी में जो भी पर्सन आते हैं वो इस एज में फ्रेंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो फैमिली मेंबर्स से ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इस एज में दोस्तों जो भी पर्सन होते हैं वो टाइम का वेस्टेज करते हैं। वो लोग दोस्तों यूजलेस थिंग्स पे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, जैसे कि गॉसिपिंग, टॉकिंग, वॉचिंग टेलीविजन, म्यूजिक सुनना, ये सारी चीजें। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर दोस्तों जो पर्सन होते हैं उनका कंसंट्रेशन स्टडीज पे नहीं होता है और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उन चीजों पर इनका कंसंट्रेशन नहीं होता है। और सिक्स्थ पॉइंट है नेग्लेक्ट फैमिली। तो दोस्तों इस एज की कैटेगरी में जितने भी पर्सन आते हैं वो लोग दोस्तों फैमिली को अवॉइड करते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं और पेरेंट्स और टीचर की जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनको भी ये सुनना अवॉइड करते हैं। और लास्ट पॉइंट है लेविश एक्सपीरियंसेस। मतलब यहाँ पर जो पर्सन होते हैं वो अपने मनी को यूजलेस थिंग्स पर वेस्ट करते हैं, जैसे कि मेकअप, कॉस्टली क्लोथ्स, फास्ट फूड, इन सारी चीजों पे। अब दोस्तों अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो उनके कुछ मैनेजमेंट के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग अ हेल्थी एटमॉस्फेयर। मतलब दोस्तों उन लोगों को एक चीयरफुल हेल्दी एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए जिनसे उनका प्रॉपर ग्रोथ हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए और वो लोग चिड़चिड़े ना रहें, वो खुश रहें। सेकंड पॉइंट है चेकिंग मिस्टेक्स। मतलब दोस्तों जो उनसे बड़े लोग होते हैं तो उन लोगों को दोस्तों हमेशा उनके मिस्टेक्स पे उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन लोगों को हमेशा पोलाइटली उनके साथ डील करना चाहिए, सिंपैथी दिखानी चाहिए, डांटने के बजाय या फिर ब्लेम करने के बजाय। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी।
तो दोस्तों इस एज कैटेगरी में मतलब जो एडोलसेंस की कैटेगरी होती है, यहाँ पर दोस्तों जो पर्सन होते हैं वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो दोस्तों इस एज की कैटेगरी में अगर उनके एनर्जी को किसी अच्छी जगह पर यूज किया जाए तो दोस्तों वो अपनी लाइफ में काफी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है मोड ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों इस एज की कैटेगरी में जो पर्सन होते हैं उनको दोस्तों एजुकेशन देना भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टास्क है। एजुकेशन देने के बाद दोस्तों वो जो लोग होते हैं एडोलसेंस की कैटेगरी में, वो दोस्तों अपनी इनर कैपेबिलिटीज को जान पाते हैं कि उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या सही नहीं है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें वो उन्हें पता चल जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। तो दोस्तों इस एज की कैटेगरी में जो भी पर्सन होते हैं उन लोगों को दोस्तों प्रॉपरली ये बताना चाहिए कि उनके कल्चर क्या है, उनके ट्रेडिशन क्या है, उनके कस्टम्स क्या है और इन सारी चीजों को उन्हें फॉलो कैसे करना है। टॉपिक है दोस्तों हमारा टीम कोहिजन एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ टीम कोहिजन। दोस्तों स्पोर्ट्स के फील्ड में टीम कोहिजन का मतलब है कि जितनी भी टीम्स है उस टीम्स में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सभी लोग एक साथ मिलकर सक्सेस को अचीव करें, अपने गोल को अचीव करें। इसी को दोस्तों हम टीम कोहिजन कहते हैं। टीम कोहिजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है दोस्तों हमारा टुगेदरनेस। मतलब दोस्तों टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सभी के बीच में तालमेल होनी चाहिए, ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। मतलब दोस्तों जब वो लोग कोई भी गेम को खेल रहे हैं उस वक्त भी उनके बीच में तालमेल होनी चाहिए, और ऑफ द फील्ड का मतलब है कि जब वो लोग कोई भी गेम को नहीं खेल रहे हैं, मतलब फील्ड के बाहर भी उन लोगों के बीच में तालमेल होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, जो इंडिया की टीम है वो लोग जब क्रिकेट मैच कोई खेलते हैं उसमें भी उनके बीच में तालमेल रहता है, और जब वो लोग ऑफ द फील्ड होते हैं तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें वो लोग अपनी इमेजेस को पोस्ट करते हैं तो आप उसमें देखते होंगे वो लोग काफ़ी अच्छे से रहते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंजॉय करते हैं। तो वहाँ पर भी वो लोग दोस्तों टुगेदरनेस को शो करते हैं। और दोस्तों अगर किसी भी टीम में प्रॉपर टीम कोहिजन नहीं है तो इससे दोस्तों उन्हें फेलियर ही मिलेगा। फेलियर उन्हें इसलिए मिलेगा क्योंकि दोस्तों उनके टीम मेंबर्स के बीच में ही तालमेल है ही नहीं, और अगर तालमेल नहीं है तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो वो लोग अच्छे से कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और इससे उन्हें फेलियर ही एक्सपीरियंस होगा। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन टीम कोहिजन का। तो दोस्तों टीम कोहिजन का सिंपल सा मतलब है और उसका यही डेफिनेशन है कि टीम कोहिजन जो होता है उसमें कोई भी टीम है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग साथ मिलकर कोई भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, उसके लिए वर्क करते हैं। इसी को दोस्तों टीम कोहिजन कहा जाता है। आई होप आपको टीम कोहिजन का मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टीम कोहिजन। तो दोस्तों टीम कोहिजन के दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है टास्क कोहिजन और सेकंड है सोशल कोहिजन। तो दोस्तों टास्क कोहिजन का मतलब होता है कि जो टीम है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो लोग साथ मिलकर किसी भी एक कॉमन गोल या ऑब्जेक्टिव के प्रति काम कर रहे हैं, उसके लिए वर्क कर रहे हैं। इसी को दोस्तों हम टास्क कोहिजन कहते हैं, और वो लोग किसी भी गोल को एक साथ रहकर अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू वर्क टुगेदर टू विन अ चैंपियनशिप। इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे कि आप अभी रिसेंट में देख रहे होंगे T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें अलग अलग टीम्स हैं और वो सभी टीम का कॉमन गोल यही है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप को जीतना है। तो यहाँ से आप टास्क कोहिजन को अच्छे से समझ सकते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारा सोशल कोहिजन। सोशल कोहिजन का मतलब है दोस्तों कि जो टीम है और उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो लोग दोस्तों एक दूसरे की कंपनी को कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जब वो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो वो लोग कितना ज़्यादा खुश हैं, कितना ज़्यादा अच्छे से खेल पा रहे हैं एक साथ रहकर। इसी को दोस्तों हम सोशल कोहिजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया इन सोशल सपोर्ट एंड फ्रेंडशिप आउटसाइड ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब दोस्तों किसी भी टीम के कोई भी प्लेयर है, वो लोग ऑन द फील्ड तो साथ में रह के खेल ही रहे हैं, ऑफ द फील्ड वो लोग कितना ज़्यादा खुश हैं, कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी को। तो यही दोस्तों सोशल कोहिजन कहलाता है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ टीम कोहिजन समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीम कोहिजन। मतलब दोस्तों कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टीम कोहिजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है दोस्तों कि टीम कोहिजन के अंदर अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, अलग अलग टीम मेंबर्स होते हैं जो कि दोस्तों साथ मिलकर काम करते हैं और किसी भी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें दोस्तों जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सब का दोस्तों परफॉर्मेंस, बिहेवियर अलग अलग होता है। तो दोस्तों उसमें हो सकता है कि कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हो, कोई प्लेयर एवरेज खेलते हो। तो दोस्तों उस कंडीशन में दूसरे प्लेयर्स एक दूसरे को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, यही चीज़ सेटिस्फेक्शन में आती है। सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ द ग्रुप। मतलब दोस्तों अगर किसी भी टीम का जो ग्रुप है वो अगर स्मॉल होगा, स्मॉल ग्रुप होगा, तो उसमें दोस्तों टीम कोहिजन अच्छा हो पाएगा। और अगर दोस्तों किसी भी टीम में जो ग्रुप है, मतलब जो मेंबर्स है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर दोस्तों जो टीम कोहिजन है वो थोड़ा सा कम रहेगा। थर्ड है सिमिलैरिटी। तो दोस्तों किसी भी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं, अगर वो सिमिलर एज, एक ही जेंडर,
सिमिलर स्किल्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड के रहते हैं, तो इससे दोस्तों टीम कोहेजन जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाता है, ईजिली डेवलप हो पाता है। फोर्थ है सपोर्ट। तो दोस्तों अगर कोई भी टीम है और उसके अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं उनके दोस्तों कोचेस भी होते हैं जो कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उनको उसे कैसे डील करना है ये चीज़ बताते हैं, समझाते हैं। और अगर कोई प्लेयर निगेटिव एटीट्यूड उसका अगर होता जा रहा है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने का काम भी कोचेस का ही होता है, और इससे दोस्तों टीम कोहेजन डेवलप होती है। और लास्ट है स्टेबिलिटी। मतलब दोस्तों किसी भी टीम में जितने भी अलग अलग प्लेयर्स हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं, अगर वो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, सेम प्लेयर्स कभी भी रहते नहीं है, सेम मेंबर्स कभी भी रहते नहीं है, रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो टीम कोहेजन है वो जल्दी डेवलप नहीं हो पाता है। और वही अगर दूसरी तरफ एक ही टीम है, उसके वही सेम मेंबर्स हैं और वो दोस्तों काफ़ी लॉन्गर पीरियड से एक साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों टीम कोहेजन बहुत ही अच्छे से डेवलप हो सकता है। अब दोस्तों ये सब तो था टीम कोहेजन के बारे में कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, क्या इनके टाइप्स है, क्या उसका मीनिंग होता है, क्या उसका डेफिनेशन है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि टीम कोहेजन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेट टीम गोल्स। मतलब दोस्तों कोई भी एक टीम है उसके लिए दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गए या फिर कोच हो गए, वो दोस्तों अगर छोटे छोटे गोल्स को बनाते हैं और वो जो टीम है वो उन छोटे छोटे गोल्स को एक साथ मिलकर अचीव करते हैं, तो इससे दोस्तों उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। तो इससे दोस्तों होता ये है कि जो बड़े बड़े गोल्स जब उनके सामने आते हैं तो वो सभी मेंबर्स, वो जो टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं, वो साथ मिलकर उस गोल को भी अचीव करने के पीछे भागते हैं और उसको अचीव भी करते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा रिवॉर्ड, एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। तो दोस्तों टीम में ये चीज़ तो हमें पता है कि अलग अलग मेंबर्स होते हैं, अलग अलग उनकी स्किल्स होती है, तो उसमें कोई प्लेयर्स किसी दिन अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कोई प्लेयर उस दिन थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दे पाता है। तो जिस दिन जो प्लेयर जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है उनको हमें रेगुलरली रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे उस प्लेयर को कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया था तो मुझे रिवॉर्ड मिला, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी रिवॉर्ड लेने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारा मेक एफर्ट्स टू स्टे टुगेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर भी दोस्तों यही कहा जा रहा है कि किसी भी टीम में जो मेंबर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उन्हें रेगुलरली चेंज नहीं करना चाहिए। सेम प्लेयर्स को ही हमें लॉन्गर पीरियड तक रखना चाहिए टीम में, जिससे वो एक साथ मिलकर किसी भी गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हैं और इससे टीम कोहेजन भी ईजिली डेवलप होता है। फोर्थ पॉइंट है सेलिब्रेट सक्सेस एज टीम। मतलब दोस्तों कोई भी टीम है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने साथ मिलकर किसी भी गोल को अचीव कर लिया, तो उन्हें दोस्तों साथ मिलकर सेलिब्रेट भी करना चाहिए। इससे उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और वो लोग नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे और ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और वहाँ पर जीतने के लिए। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा इनकरेज कम्युनिकेशन। मतलब दोस्तों जो कोच है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उन्हें दोस्तों टीम के मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट भी रेगुलरली करना चाहिए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है, किसी दूसरे प्लेयर से तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें टीम में रहकर कैसा लग रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों उन्हें कम्युनिकेशन करने के बाद ही पता चलेगी। और ऐसे अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोच रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं टीम मेंबर्स से, इंडिविजुअल प्लेयर्स से, तो इससे दोस्तों उन सभी प्लेयर्स के बीच में टीम कोहेजन ही डेवलप होती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम देखेंगे अटेंशन, रेजिलियंस और मेंटल टफनेस को। तो दोस्तों साइकोलॉजी कंसेप्ट में कई तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन के ओवरऑल बिहेवियर, उसके रिस्पॉन्सेस, ओवरऑल उसकी वेलबींग को शेप करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली दोस्तों 3 एसेंशियल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि अटेंशन, रेजिलियंस और मेंटल टफनेस। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है अटेंशन। तो दोस्तों जो अटेंशन होती है वो एक एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की किसी भी काम में, किसी भी टास्क में फोकस करने के लिए, जिसमें दोस्तों वो किसी भी काम पर फोकस कर सकता है डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर। और दोस्तों जो अटेंशन है वो दोस्तों एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है, जिसके थ्रू हम जो हमें काम दिया गया है उस पर हम पूरे फोकस के साथ उसी पर काम करें और जितनी भी अगल बगल के हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको हम एलिमिनेट करें। तो दोस्तों अगर हम अटेंटिव रहते हैं तो उससे दोस्तों हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली एब्जॉर्व कर सकते हैं, हम दोस्तों बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहाँ पर दोस्तों इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अटेंशन का तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अटेंशन को बढ़ाने के लिए हमें अपने अगल बगल के डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना होगा और जो भी हमारे पास काम है उस पर हमें फोकस करना होगा। और दोस्तों अगर हमें फोकस करना है उस काम में तो उसके लिए दोस्तों हमारी मेंटल क्लियरिटी भी होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों से हमारी प्रोडक्टिविटी भी इन्हेंस होती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रेजिलियंस।
तो दोस्तों रेजिलियंस जो होती है वो एक एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, जिससे वो बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक कहाँ से करेगा? तो बाउंस बैक करता है जब कोई भी पर्सन चैलेंजेस को फेस करता है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उसके बाद वो डीमोटिवेट ना होकर बाउंस बैक करता है। इसी को दोस्तों हम रेजिलियंस बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती रहती है, और दोस्तों अगर हम उससे डीमोटिवेट नहीं होते हैं, डीमोरलाइज नहीं होते हैं, बल्कि हम उस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और उसके बाद बाउंस बैक करते हैं, तो इसी को हम रेजिलियंस बोलते हैं। और दोस्तों जिस भी पर्सन में रेजिलियंस की क्वालिटी होती है, उसका दोस्तों पॉजिटिव माइंडसेट होता है, उसके पास दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है अपने पास्ट में किए गए गलतियों से सीखने का, और दोस्तों उन गलतियों से वो सीख कर आगे उन गलतियों को नहीं करता है। इससे दोस्तों उन सभी गलतियों से वो बचा रहता है, और इस चीज़ से दोस्तों उसका ग्रोथ और उसका लर्निंग एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल टफनेस। तो दोस्तों मेंटल टफनेस का मतलब होता है किसी भी पर्सन की मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ। और दोस्तों अगर किसी भी पर्सन का माइंड जो है वो स्ट्रांग है, उसके इमोशंस उसके काबू में है, तो उससे दोस्तों कोई भी पर्सन अच्छे से फोकस कर पाता है, डिटरमाइंड रहता है, स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है इफेक्टिवली, किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार रहता है, और अंडर प्रेशर बेस्ट डिसीजंस ले पाता है। और दोस्तों मेंटल टफनेस हमें एथलीट्स में देखने के लिए मिलता है, लीडर्स में देखने के लिए मिलता है, जिन लोगों ने दोस्तों अपने लिमिट्स को पुश कर कर अपने गोल्स को अचीव किया है। मेंटल टफनेस को डेवलप करने के लिए हमें कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, सेल्फ बिलीफ चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़कर काम करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।